हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है इसका है डे 13 और आज हम बात करेंगे जो आईआर के टॉपिक्स हैं, आईआर के जो क्वेश्चंस हैं। देखो, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे तो स्पेशली अगर हम इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज की बात करें, यूएस से भारत के कॉपरेशन की बात करें, सहयोग की बात करें, है ना, यूरोप से बात करें, तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो एक ग्रुप से क्वेश्चन है वह समटाइम्स पूछता है यूपीएससी। तो यहाँ पर हम ऐसे 7 क्वेश्चन जो है वे डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पर इन टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी ने और कौन कौन से क्वेश्चन कब कब पूछे उस पर भी एक डिस्कशन बच्चों हम करेंगे। तो देखो, जैसे कि आपका टॉपिक नेम है भारत और उसके पड़ोसी संबंध। सबसे पहला तो भारत के आसपास जो उसके पड़ोसी देश है, जो नेबरहुड कंट्रीज है, उनके साथ क्या रिलेशन है इंडिया का। और अगर मान लीजिए चाइना कोई काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई परियोजना कर रहा है, तो उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट है। इस तरीके से आपको यूपीएससी जो क्वेश्चन है वह पूछता है। भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय मुद्दे, कि मान लीजिए कि भारत ने यूएस के साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन लगाया है, भारत ने यूएस के साथ कोई एमओयू किया है, समझौता किया है ना, तो यहां या कोई विमान खरीदा है या कोई प्रौद्योगिकी खरीदी है, तो उसका भारत के हितों पे क्या प्रभाव है। या अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो उसकी रक्षा सुरक्षा पे क्या प्रभाव है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। भारत के हित, भारतीय प्रवासियों के विकसित अविकसित विकासशील जो देश है उनकी राजनीति पे क्या प्रभाव है। तो यहां से भी जो क्वेश्चन है वह आते हैं। देखो, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। जैसे कि मान लीजिए अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के साथ कोई समझौता हुआ तब भारत में क्या चेंजेस आएंगे। तो ओवरऑल अगर हम आईआर की बात करें तो आईआर में क्या होगा कि बेसिकली हम किन किन देशों के साथ क्या समझौता कर रहे हैं, इंडिया के लिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है और प्रभाव क्या है। अगर कोई और 2 देशों के बीच में समझौता हो रहा है तो उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट है। अगर पाकिस्तान और चाइना जो है उनके आपस में कोई रिलेशन है तो उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। तो ये सारे रिलेशंस को हमें समझना होता है और यहां से यूपीएससी जो क्वेश्चन है वह पूछता है। चलो आओ मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चंस। चलिए उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल बच्चों आपके लिए है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रैक्टिस ग्रुप है ना। इसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके ज्वाइन कर लो। इस पे आपको मॉर्निंग में 10 AM क्वेश्चंस जो है वह मिलते हैं और इवनिंग में हम डिस्कशन यहाँ पे यूट्यूब पे करते हैं। चलिए तो शुरू करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है, सबसे पहली डिमांड है कि प्रश्न को आप समझे। उसके पहले भी डिमांड है कि आपके वो जो टॉपिक्स हो वो क्लियर हो, वो कवर हो, आपने उसको ठीक से पढ़ा हो। आईआर का ज्यादातर जो सेक्शन है अगर मैं कहूं तो 70% 60% करंट अफेयर बेस्ड होता है। समटाइम्स आपको आंसर को लिखने के लिए स्टैटिक जो है, जो उसके पहले का बेस है वो भी चाहिए होता है, वो समटाइम है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें एकदम सेम रहेंगी, जैसे कि हम किसी भी देश के साथ समझौता कर रहे हैं, हमने आर्थिक, रणनीतिक, रक्षा सहयोग किया, समझौता किया, कुछ फैक्ट्स अलग हो जाते हैं, बाकी चीजें जो है वे सेम सेम होती है, ठीक है। भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी सहयोग का उद्देश्य प्रमुख उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए इसके क्या निहितार्थ है। देखो, इस सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, पूछा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि एक त्रिपक्षीय सहयोग होगा, 3 पक्षों का सहयोग है। एक तो इंडिया है, एक यहाँ पर यूएस की बात की गई है और यहाँ पर साउथ जो कोरिया है इसकी बात की गई है। और ये कहा है कि बेसिकली इन तीनों के बीच में जो प्रौद्योगिकी को लेके, जो टेक्नोलॉजी को लेके सहयोग है, ये जो तीनों के बीच का सहयोग है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको बताना है किसका इंपॉर्टेंस किन किन क्षेत्रों में है। फिर उसके बाद आपको बता देना है कि भारत और प्रशांत क्षेत्र की, देखो भारत के अगर हम प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा की बात करें, है ना, इसकी स्थिरता की बात करें, तो भारत प्रशांत क्षेत्र और स्थिरता के लिए इसके क्या निहितार्थ है। तो आप बताइए कि किस तरीके से, जैसे कि अगर हम किसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसे उससे कैसे समुद्र की निगरानी कर सकते हैं, ये चीजें तो आपको थोड़ा सा समझना होता है। बाकी करंट अफेयर से अपडेट रहना होता है। करंट अफेयर में कई ऐसी चीजें चर्चा में रहती है, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने अमेरिका के साथ हमने मानव रहित जो विमान चर्चा में था,
आपको वही पॉइंट्स जो है बच्चों वो याद रखने होंगे कि हमने यूएस के साथ मानव रहित विमानों की बात की थी। अगर हम वहां से ऐसे जो विमान है वह ले आते हैं तो हमें ऐसी दुर्गम जगह जहां पर हम लोगों से निगरानी नहीं करा सकते, है ना, वहां पर हम उन विमानों से निगरानी करा सकते हैं और ऐसे में रक्षा सुरक्षा सहयोग संबंध मजबूत होंगे, हमारी जो सुरक्षा है वह मजबूत होगी। तो यहां पर ओवरऑल आपको इन्हीं चीजों को समझना होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू हम कहां से करेंगे, हमें एक इंट्रो देना है, इसका शुरुआत हमें बतानी है, इंट्रो के बाद हमें बताना है मेन इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और लास्ट में आपको जो कंक्लूजन है वो बता देना है, कंक्लूड कर देना है एक पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसका। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताती हूं, जैसे कि देखो, तो सबसे पहले ये है इसका इंपॉर्टेंस कि तीनों देशों ने जो प्रौद्योगिकी सहयोग किया और भारत प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और सहयोग में क्या है, तो प्रौद्योगिकी सहयोग का जो महत्व है वह ये है कि जैसे कि एआई का डेवलपमेंट, मान लीजिए कोई देश ऐसा है कि साउथ कोरिया मान लीजिए तकनीक में आगे है अगर, या यूएस जो है वह तकनीक में आगे है, तो ऐसे में वो क्या कर ले रहा है, कोई ऐसी तकनीक डेवलप कर ले रहा है जो कि हमारे पास टेक्निक नहीं है, और उस टेक्निक को जब हम शेयर करेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट दूसरी कंट्री को होगा। तो चाहे हम एआई की बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, मानव रहित हवाई विमान की बात करें, वाहन की बात करें, जलवायु हरित प्रौद्योगिकी की बात करें, तो इससे पर्यावरण संरक्षण, हमें ऐसी तकनीक मिल जाए जिससे कि क्लीन एनर्जी जो है वह बने, है ना, तो ऐसे में हम जलवायु जो है उसको बचा सकेंगे, जलवायु परिवर्तन को रोक सकेंगे। इस तरह का ये इंपॉर्टेंस है इसका। नीति का समन्वय करना, बाजार तक पहुंच, है ना, व्यापार तक पहुंच, तो ये जो सारा सीन है वो क्या बताता है बच्चों कि आखिर जो इंपॉर्टेंस है वह क्या है। और इसके बाद हम देखेंगे कि भारत प्रशांत क्षेत्र की जो स्थिरता है, जो सहयोग है, उसके लिए क्या चीजें हैं, जैसे कि सामरिक सुरक्षा, समुद्र की सुरक्षा। सामरिक सुरक्षा में ज्यादातर इस तरह के मुद्दे आएंगे जो कि करंट में चल रहे होंगे, हम उन इश्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि समुद्र में अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं, हम निगरानी कर ले, निगरानी के लिए आपको ऐसे विमान, ऐसे वाहन, ऐसे ड्रोन, इन सब की जरूरत होती है। एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए होता है कि अगर कोई विमान में कोई अगर समुद्र में अवैध गतिविधि हो रही है तो आप वहां पर जो नेवी है, सब पुलिस है, वो वहां पे जल्दी से पहुंच सके। तो यहां पर क्या है कि एक सामरिक सुरक्षा जो है ये जब होगी, डेफिनेटली ये एक सहयोग और स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। समन्वय होना, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण होना, समुद्री सुरक्षा को लेकर जागरूकता, एक कूटनीतिक साझेदारी का होना, तो ये जो सारी चीजें हैं ये बताती हैं कि बेसिकली भारत और प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और सहयोग इन पॉइंट्स पे होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखो, इसके अलावा हम देखें तो एक तकनीकी संप्रभुता भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तकनीकी संप्रभुता का क्या मतलब है कि अब हम किसी पे निर्भर नहीं है। आपस में ये तीन देशों ने अगर साझेदारी कर ली कि चलो हम अपनी बेस्ट तकनीक जो है एक दूसरे से साझा करेंगे, तो डेफिनेटली अन्य देशों पे जो निर्भरता है तकनीक की वह कम हो जाएगी, है ना। ऐसा होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए 2-3 लोगों ने मेंस दिया है, वो सब आपस में बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं यूपीएससी की, चलो आगे अब इस तरीके से हम स्टडी करेंगे, बाकियों पर निर्भरता जो है वह कम हो गई। या आपको कोई ऐसा ग्रुप मिलेगा तो डेफिनेटली उससे बेनिफिट होता है। बस यही बेनिफिट हमें होता है उन देशों के साथ जो तकनीक में हमसे कहीं आगे है, और जब हम उनके साथ मिल जाते हैं, उनके साथ किसी तरह का समझौता कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हमको इस चीज का बेनिफिट जो है वह होता है। ठीक है, तो यहां पर यह बात है। इसके अलावा हम देखेंगे कि साइबर सुरक्षा, यह भी इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। साइबर सुरक्षा आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो भी प्रॉब्लम है क्या, साइबर अटैक की प्रॉब्लम, चाहे वह किसी भी वर्ग, चाहे वह किसी भी देश की बात करें, एक तरह से अब यूनिवर्सल प्रॉब्लम होगी साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सुरक्षा को लेके हम जो सर्वोत्तम प्रथाएं होगी एक दूसरे देश के पास, हम उनके साझा कर पाएंगे, है ना। समुद्र की सुरक्षा है, पर्यावरणीय संधारणीयता है, तो यहां पर कई ऐसी चीजें हैं। तो आपको समझना क्या है कि कोई तकनीक है, किन्हीं देशों के बीच में उनको लेके समझौता होता है, और वो समझौता डेफिनेटली पॉजिटिविटी के लिए करा गया होगा, कुछ बेटर डेवलपमेंट के लिए करा होगा, आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक, कूटनीतिक विकास के लिए करा होगा। तो किसी भी देश से जब हम संबंधों की बात करते हैं, यही संबंध आप उसमें लिखेंगे। और क्या संबंध हो सकते हैं, आप उसमें सांस्कृतिक संबंध लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो है वह सांस्कृतिक संबंध, है ना, कि हमारे उनका कल्चर एक है, हम उस चीज को जो है ज्यादा प्रमोट करेंगे कि चलो हमारे जो सहयोग संबंध है वो उससे मजबूत हो सके, लोगों का आना जाना जो है वह बढ़ सके। तो यहां पर बस इन्हीं चीजों को आपको समझना है। आईआर बेसिकली बेस्ड है आपकी एक समझ
आप अगर ये सोचेंगे कि आईआर मतलब पूरे विश्व का हमें पढ़ना है, तब तो डेफिनेटली टफ है। और वही आप सोचोगे कि आईआर के बारे में आपको ये जानना है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों या फिर दूर के देश, उनके साथ क्या रिलेशन है, क्या क्या नए नए संबंध है। जब आप उसको पूरे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से ऐसा बोझ बना लोगे कि यार ये तो बहुत बड़ा है, कितने सारे देश हैं, क्या क्या रिलेशन हैं, और वही एक बार आप समझ लोगे कि दो देशों के बीच में अगर संबंध होते हैं तो वे किस किस तरीके के हो सकते हैं, करंट अफेयर में जो चीजें वो कैसे कैसे प्रभाव डालती है, आप एक उसका थोड़ा सा सीन समझ लोगे ना कि बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, आपको आंसर लिखने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बेसिकली बच्चों बात तो जो है वह समझ की है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न की मांग हमने देख ली है ना। उसके बाद आप स्टार्ट जो है इंट्रो इस तरीके से कर सकते हैं कि भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन तीनों के बीच में जो ये प्रौद्योगिकी का सहयोग है, एक रणनीतिक जो स्ट्रैटेजिक जो साझेदारी है वह होगी। और इसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि सेमीकंडक्टर बनाना, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी, जैसे कि अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो यहाँ पर एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकी, तो जो ये उभरती हुई नई नई तकनीकें हैं, इनके क्षेत्र को आगे बढ़ाना, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कि बेसिकली हम देखें कि इनके बीच में सहयोग किस किस तरीके का है। तो देखो, जैसे कि हमने जाना कि एक रणनीतिक लेके, उदाहरण के लिए जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है या क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, तो डिजिटल बुनियादी ढांचा है, तो इन सभी का विकास, इन सभी की जो प्रौद्योगिकी है उसका साझाकरण करना, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका साझाकरण करना, तो ये क्या हो गया कि एक रणनीतिक संरेखण वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे संयुक्त आयोग की बैठक, जैसे कि मान लीजिए दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री, इन दोनों के बीच में एक संयुक्त आयोग जो है वह बन जाता है, जैसे कि 2024 में स्वीडन में जो सियोल है उसमें आयोजित हुआ था। तो और इसमें जो आपसी प्रतिबद्धताएं हैं, आपसी जो हित है, इन पे चर्चा होना। ठीक है, तकनीकी फोकस क्षेत्र की हम बात करें, एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर जो जोर है वह रक्षा, स्वास्थ्य, संचार तक। देखो, जो ये तकनीकें हैं, अगर हम एआई की बात करें तो वह चिकित्सा क्षेत्र को भी प्रभावित करेगी, तो वो शिक्षा क्षेत्र को भी प्रभावित करेगी, वो डेफिनेटली स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, तो कृषि को भी प्रभावित करेगी, मार्केट को भी प्रभावित करेगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे जो तकनीकी फोकस है वह किन किन क्षेत्रों पर है, भविष्य की जो तकनीक है उन पे। नीतियों का समन्वय करना, सहज प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मतलब एक देश दूसरे देश को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कर दे। ज्यादातर यही तो होता है कि हमने डेवलप किया, हम क्यों प्रौद्योगिकी दे, वो पीछे रहे। जैसे कि मान लो अमेरिका में जब 7G रिटायर होता है तब वह इंडिया को 4G को इंट्रोड्यूस करता है। इंडिया में 4G 5G को इंट्रोड्यूस करके ये सोचते हैं कि हम बहुत तकनीक में आ गए, अमेरिका 7G रिटायर कर चुका है, उसके यहाँ नई तकनीकें आ गई। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की जो लेटेस्ट तकनीकें हैं वो ज्यादातर देश देना नहीं चाहते। ऐसा होता है कि वो तकनीक में हमसे थोड़े से आगे रहे, उसका उनको एक फायदा मिलेगा, है ना। बाजार तक पहुंच और व्यापार, बाजार तक तो साझेदारी का मेन उद्देश्य क्या है कि जो तकनीक है, उभरती प्रौद्योगिकी है, उसकी बाजार तक पहुंच हो। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे कि मोबाइल फोन है, आप जो सोच रहे हैं वो मोबाइल फोन में आ रहा है, आपको पता है 1-2 बजे लंच का टाइम होता है, आपको फूड दिखने लग जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की कई ऐसी स्ट्रैटेजीज, कई इस तरह की चीजें कई बार आपको सोच रहे हैं, कई बार आपको सर्च कर रहे हैं, और वो चीजें आपको हर जगह दिखाई देती है। आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करेंगे, आपको इंस्टा पे वही रील्स आएंगी। तो ये जो एआई का दौर है, ये जो तकनीक का दौर है, ये जो प्रौद्योगिकी का दौर है, मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। मार्केटिंग बेसिकली इस पर डिपेंड हो गई है। अब चाइना को बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया के लोग जो है वह क्या पसंद कर रहे हैं, किस तरह की चीजें उन्हें पसंद है, उन्हें किस तरह के प्रोडक्ट पसंद है, वो हमारी पसंद नापसंद को हमारे मोबाइल के थ्रू जान देते हैं। तो यहाँ पर एआई का क्या है कि बाजार तक पहुंच की बात करें, व्यापार की बात करें, इसको लेकर भी सुविधाजनक बनाना, बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण हो, जो विनियामक बाधाएं हैं, रूल्स रेगुलेशंस की बाधाएं हैं, उनको दूर किया जाए, वैश्विक प्रभाव और नेतृत्व कि ये जो तीनों देश हैं वो मिलकर प्रौद्योगिकी का विकास करें, परिनियोजन में वैश्विक मानक जो है विस्थापित करें, वर्ल्ड लेवल के जो मानक है विस्थापित करें। तो ये चीजें हो गई है ना। तो ये इनके बीच में क्या हो गया कि बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब आगे हम देखें हिंद प्रशांत। अब देखो हमेशा क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि किसी एक क्षेत्र पे प्रभाव पूछ लिया कि ये जो बात है उसका इस क्षेत्र पे क्या प्रभाव है। अब वही पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको बताने देने कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो सुरक्षा है, जो स्थिरता है, उसका क्या प्रभाव है।
तो जैसे कि हम देखेंगे कि तकनीकी संप्रभुता की अब हम किसी और पर निर्भर नहीं है, जैसे कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण में जो संयुक्त प्रयास हो सकता है वो एक तरह से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाता है, किसी और पे हमारी सेमीकंडक्टर को बनाने की जो निर्भरता है उसको कम करता है। तो एक तरह से हमें तकनीक में संप्रभुता मिल जाती है। फिर हम आगे बात करें सामरिक निवारण, जैसे कि सैन्य प्रौद्योगिकी, जैसे कि एआई से जो निगरानी करते, एआई संचालित निगरानी प्रणाली है ना, जैसे कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की हम बॉर्डर की बात करें फॉर एग्जांपल, आगे हम नेबरहुड में बात करेंगे, यहां पे समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, कई ऐसे इलाके जहां पे हम सेना को नहीं लगा सकते, वहां पे ज्यादा संख्या में जो जवान है वे शहीद हो जाते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही है, बहुत ज्यादा वहां पे। तो ये इसमें इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम ऐसे एक राडार, ऐसे निगरानी तंत्र, ऐसे एआई चलित तंत्र लगा दें कि हमें उससे जो है वह पता चल जाए, हम उन क्षेत्रों से निपट सके। तो जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी है ना, जैसे 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 कि धुंध है, कोहरा है, इन सभी में भी निगरानी हो सके, ऐसे हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे आ गए और भी कई चीजें आ गई। तो यहां पर ये सारी चीजें क्या है, जैसे कि आप एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आप सभी ने पानी गर्म करने के पहले जो केटल होता था उसको ध्यान देना पड़ता था, है ना। अब आप देखेंगे चाहे प्रेस हो, चाहे पानी गर्म करने का केटल हो, अपने आप जो है वह ऑफ हो जाता है जब एक टेम्परेचर जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पता है कि 2-3 मिनट के बाद जैसे ही पानी गर्म हो गया, केटल अपने आप ऑफ हो गया, स्विच अपने आप बदल जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि आप देखेंगे कि हर एक चीज जो है वह पहले से बेहतर हो रही है। तो जैसे जैसे तकनीक आती है वैसे वैसे चीजें। इसके अलावा आप देखेंगे कि चाहे लिफ्ट हो या फिर कई ऐसे ऑफिसेज अपनी बिजली की खपत को कम करने के लिए ऐसे स्मार्ट जो चीजें हैं, ऐसे जो स्मार्ट सेंसर्स है वे लगा देते हैं कि जैसे ही आप ऑफिस में गए एसी लाइट चालू, आप ऑफिस से बाहर आए किसी का प्रेजेंस नहीं है, एसी और लाइट अपने आप ऑफ हो जाता है। तो इस तरह की जो तकनीकें हैं वो क्या कर रही है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट कर रही है। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखो जैसे कि समुद्र की हमें निगरानी करनी है, तो हम वहां पे हवा मतलब ऐसे जो ड्रोन टाइप के हैं या फिर ऐसे हम वहां पे जहां हम कह सकते हैं कि इस तरह के हवाई वाहन जो है वह चला सकते हैं, है ना, जो कि मानव जिसमें कि ना हो। तो हमारे पास एक सुरक्षा को लेके भी एक तरीका है। तो ये एक एग्जाम्पल्स हो गए साइबर सुरक्षा को लेके, साइबर खतरों को लेके। ठीक है, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, तो ये जो त्रिपक्षीय है प्रौद्योगिकी संचालन उद्योग है, इनको बढ़ावा देना, अंतर निर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि समुद्र के अंदर केबल, उपग्रह संचार नेटवर्क। थोड़ा सा तो फैक्ट आपको पता होने चाहिए, बिना उसके नहीं लिख पाओगे। करंट में क्या चल रहा है, अगर हमने किसी देश के साथ समझौता किया, वहां से यूपीएससी सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। समुद्री सुरक्षा है, जागरूकता है, पर्यावरणीय संधारणीयता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है, सतत विकास है, हरित प्रौद्योगिकी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या कर रही हैं, आपको स्मार्ट बना रही हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट में आप यहाँ पे एक निष्कर्ष दे दे कि ये जो हमने त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता किया है, न केवल हमारी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो सुरक्षा है, स्थिरता है, समृद्धि है, उसमें आपके पास शब्द तो देखो होने चाहिए। क्योंकि मेंस कॉपी में सबसे पहली बात ये समझो, आप कितने भी होशियार हो, आप क्या सोच रहे थे, आपको कितना नॉलेज है, ये बात मैटर नहीं करती। आपने अपने पेज पे क्या उतारा है, और इस पेज पे, ये पेज जो है वो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो इसी पेज से समझेगा कि बच्चे ने क्या लिखा है। समझ रहे हो ना। तो जिस तरीके से आपने, आपका एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी आपकी कॉपी के साथ चली जाती है, आपके विचारों में किस तरीके से हायरार्की है, आपके विचारों विचार कितने सुलझे हुए हैं, कितने क्रमबद्ध हैं। तो एग्जामिनर कॉपी की सहायता से एक तरह से आपको परखता है। तो जितना बेटर तरीके से लिख पाओगे, जितने आपके पास शब्द होंगे, उतने अच्छे तरीके से खुद को व्यक्त कर पाओगे। समझ रहे हो ना। तो बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है कि आप इस कला को सीखें। चलिए, तो आपने बाद में निष्कर्ष दिया, ठीक है। चलो आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, एक्चुअली पता है इस पे मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस को ऐसे रख दिया एक साथ। ठीक है, स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन और इससे जुड़े हुए जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे उनको भी। आओ पहले जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को उसके निकट पड़ोस में भारत विरोधी शासन व्यवस्थाओं की बढ़ती लोकप्रियता से किस प्रकार चुनौती मिली है, और इन चुनौतियों को प्रबंधित करने के लिए नई दिल्ली क्या रणनीति अपना सकती है। भारत इसके लिए क्या, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए। अच्छा, इसमें पूछा क्या है पहले ये बताओ, क्या पूछा है इसमें। इसमें पूछा है
कि निकट प्रतिद्वंदी। नेबरहुड फर्स्ट नीति का मतलब है कि हम अपने जो पड़ोसी हैं उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, उनके साथ आर्थिक और सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं, उनके साथ व्यापारिक सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है जो कि हमने 2008 में बेसिकली अस्तित्व में आई, कि पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण जो पारस्परिक संबंध है, जो क्षेत्रीय ढांचा है वो स्थापित करना। ठीक है, एक सहयोग आधारित ढांचा स्थापित करना। अब लेकिन देखो कि जैसे कि हम देखें, अब देखो इस बात को समझो, क्या पूछा है कि भारत विरोधी शासन व्यवस्था है। अब चीन क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये भारत की संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है। हम कह रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट, लेकिन उसमें चाइना की ये जो भारत के विरोधी नीति है ये हमारे लिए चैलेंज है। अब इस चैलेंज का सॉल्यूशन क्या है, हम वार्ताएं करें, है ना, हम खुद को मजबूत बनाएं। इसके अलावा हम देखेंगे कि मालदीव ने इंडिया आउट अभियान चला दिया। भारत जो है वह भूटान हो या फिर मालदीव हो उसको सहयोग कर रहा है, आर्थिक सहयोग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के अभियान, ये पाकिस्तान का आतंकवाद प्रायोजन, तो बांग्लादेश का इस तरीके से कोई और काम। तो आप देखेंगे कि हमने नेबरहुड, पहले तो थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, फिर आपने बताया कि क्या क्या चैलेंजेस है इसके, क्योंकि पड़ोसी देशों का कुछ ना कुछ एक ना एक कंसर्न है। श्रीलंका का कुछ कंसर्न है, चीन से उसकी नजदीकियां बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है भारत से। ये इसके अलावा कि भारत के जो पड़ोसी देश है, चीन आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है और ऐसे करके वह इन्फ्लुएंस कर लेता है श्रीलंका के। हम चाहे हम द्वीपों की बात करें, बंदरगाह की बात करें, हम्बनटोटा की बात करें, या फिर और हम पाकिस्तान के बंदरगाहों की बात करें, तो उन सब पे जो चीन है वह कब्जा कर रहा है, तो एक भारत को घेर लेता है। तो आपको चाइना का कंसर्न बताना है कि अब हम इससे कैसे बचेंगे, ये आप बताइए। तो बेसिकली बच्चों, जब आप इन चीजों को, करंट सिनारियो है, मान लीजिए कि चीन किस तरीके से घेरा, श्रीलंका, तो जितने अपडेटेड रहोगे उतना अपडेटेड इसमें लिख पाओगे। श्रीलंका किस तरीके से इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर अगर पाकिस्तान और श्रीलंका या फिर भूटान या नेपाल, अगर इनका जो संबंध है वह चाइना के साथ ज्यादा गहरा होगा, जरा मैप को देखोगे तो ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, क्यों हम बात कर रहे हैं, ये जो इंडिया के नेबर कंट्री, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, ठीक है, चाइना भी है। तो यहां पर ये जो नेबरहुड्स हैं, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनसे क्या चैलेंज है, कैसे उसको सुलझाया जाए, ये क्वेश्चन था। मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूं जो कि 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन सुनो, चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर आपने करंट अफेयर में ये चीज देखी कि कैसे भारत, जो चाइना है, वह दूसरे देश पर एक तरीके से एक आर्थिक दबाव बना लेता है, और उसका जो सकारात्मक व्यापार अधिशेष है, कैसे भाई, जैसे कि अब श्रीलंका है, मान लीजिए उसको ज्यादा उसने ऋण जाल में फंसा लिया, वैसे में कहा कि चलो हमें यहाँ पे अपना एक जो सैनिक वो है वो बना दे दो, अड्डा बनाने दो, या फिर यहाँ पे हमारी सेना रहेगी, वो सुरक्षा करेगी। तो क्या किया उसने, तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि बेसिकली चाइना ये कर रहा है। तो जब आप इसकी पॉलिसीज को समझेंगे, आईआर को आप समझेंगे, आपके लिए चीजें बड़ी आसान लगेगी, मजा आएगा। तो विकसित करने के लिए उपकरणों के रूप में कैसे इस्तेमाल कर रहा है, इस कथन के प्रकाश में पड़ोसी देश के रूप में भारत पर इसके क्या प्रभाव है। तो भारत पे यही प्रभाव है भैया कि जो श्रीलंका, मालदीव या बांग्लादेश जो इंडिया के साथ एक सहयोग आधारित नीति बनाएगा, चाइना उनको इन्फ्लुएंस करेगा भारत के विरोध में, समझ रहे हो। तो ऐसे समीकरण जो है वह बिगड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो नेबरहुड पॉलिसी की अगर हम बात करें, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आप बताइए कि इवन अगर हम इसकी शुरुआत को देखेंगे तो 2008 में ये जो पॉलिसी, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे और इंट्रोडक्शन में आप लिखिए कि 2008 में जो ये नीति है वह अस्तित्व में आती है, और इस नीति का मतलब ये है कि पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, और सहयोग आधारित एक आपसी संबंध को बढ़ावा, है ना, आपसी संबंधों को बढ़ावा देना। तो यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली इसके जो चैलेंजेस है वह क्या क्या है। चैलेंजेस देखें, मैं आपको कुछ चैलेंजेस बताती हूं। अब देखो बच्चों, इसके चैलेंजेस क्या क्या होंगे। जैसे कि चाइना ने एक चैलेंज पैदा कर दिया कि भारत को एक तरह से एक सामरिक घेराव करना,
जैसे कि पहले राजा महाराजा जो है वह घेरने की कोशिश किया करते थे किलों को, चाइना कर रहा है अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से। तो ये इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव क्या कर रहा है, भारत बाहर करो अभियान। मालदीव क्या कर रहा है, भारत बाहर करो, इंडिया आउट कैंपेन जो है वह चला रहा है, इंडिया आउट अभियान, भारत को बाहर करो अभियान। तो अगर ये इस तरह के अभियान चलेंगे तो इंडिया कहां तक अपने पड़ोसियों को जो प्राथमिकता है वह दे पाएगा, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे कि भू राजनीतिक जो गठबंधन है, हम यहां पर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, चुनौतियों की बात कर रहे हैं। भू राजनीतिक, एक चाइना की बात हो गई, एक मालदीव की बात हो गई, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो भू राजनीतिक गठबंधन है इसमें बदलाव होगा, और ये बदलाव कैसे होगा, ये बदलाव होगा कि अब हमारे जो पड़ोसी देश है उनका झुकाव, चीन एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया है, महाशक्ति के रूप में उभर गया है, इसलिए चीन के प्रति झुकाव होगा। तो यहां पर क्या है कि भू राजनीतिक जो गठबंधन है उसमें बदलाव होगा, और जो हमारे पड़ोसी देश है उनका झुकाव किसकी तरफ जाएगा, इंडिया से ज्यादा झुकाव किसकी तरफ चला गया, चीन की ओर चला गया। तो ये एक जो प्रॉब्लम है वह हमारे लिए क्रिएट करेगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तीसरा है, चौथा क्या है, ऐतिहासिक और राजनीतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाएं, ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाएं। जैसे कि देखो इंडिया और नेपाल के बीच में, इंडिया और नेपाल इनके बीच में काला पानी क्षेत्र को लेकर विवाद हो जाता है। तो ये आप बताएं, काला पानी विवाद, ठीक है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान तो बताने की जरूरत ही नहीं कि कितना बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा ना चीन का समीकरण बताने की आवश्यकता है, तो ये चीजें आपको लिखनी है। तो ऐतिहासिक राजनीतिक ये जो घटनाक्रम है, ये जो जटिलताएं हैं, ये बहुत ज्यादा। इसके अलावा सांस्कृतिक धारणा कि इंडिया के खिलाफ एक जो प्रोपेगेंडा है वह कल्चर को लेके हो, वो सब तैयार करा जाता है बाकी कंट्रीज में, तो यहाँ पर एक सांस्कृतिक तरीका भी हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई बच्चों प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आखिर क्या हो, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आखिर क्या हो, तो ये सॉल्यूशंस हैं कि राजनयिक जो संपर्क है वह स्थापित किया जाए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए जो चैलेंजेस थे वो हमने देख लिए। अब हम देख रहे हैं कि हम कैसे एक निपटने की रणनीति, नई दिल्ली की क्या हो, भारत की क्या हो। तो आर्थिक सहयोग में वृद्धि की जाए, जैसे कि हम नेपाल के साथ, जैसे कि हम भूटान को जो आर्थिक किसी तरह की कोई हेल्प होती है तो इंडिया सबसे पहले पहुंचता भी। नेपाल में भूकंप आया था, सबसे पहले इंडिया ने प्रतिक्रिया दी, उसमें मदद की, है ना। मालदीव में कोई संकट होता है, इंडिया आउट अभियान वो चलाता है उसके बाद भी। तो यहां पर इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के समीकरण, एक संतुलित सुरक्षा सहयोग बनाना, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान बनाना, है ना, अनुकूल विदेश नीति ढांचा। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको विस्तार से देखते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सबसे पहले आपको बताना है कि इसका बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है वह क्या है, आपको इन शब्दों में लिखना है। समझा मैंने दिया कि ऐसे ऐसे करना है। अब जो इसमें आंसर है, एक बार हम उस आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। चलो, आंसर है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति 2008 में अस्तित्व में आई। सबसे फर्स्ट आपने यहां से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस नीति के बारे में पूछा तो आपने यहां से शुरू कर दिया कि यहां से ये नीति अस्तित्व में आती है और अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक कमिटमेंट को दिखाएगा, ठीक है। और इसके अलावा सक्रिय विकास भागीदार के रूप में भारत की जो भूमिका है वो अपने देशों, अपने जो पड़ोसी देश है उसको शामिल करना, और ये आपसी सहयोग के माध्यम से स्थिरता समृद्धि को बढ़ावा देना। इसके बाद आप एक एक करके जो अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे कि सामरिक घेराव है, इसमें आप बताइए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स जैसी जो पहल है ये दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ा रही है, बीजिंग का प्रभाव जो है बढ़ा रही है, तो ये इंडिया के लिए चैलेंज हो गया, ठीक है। जैसे कि श्रीलंका का अगर हम कोलंबो पोर्ट की बात करें, हम्बनटोटा पोर्ट की बात करें, पाकिस्तान के सीपैक और ग्वादर पोर्ट की बात करें, तो इस पे चाइना अगर कब्जा कर ले रहा है, चाइना का अगर प्रभाव ज्यादा, तो डेफिनेटली इंडिया के लिए सही नहीं है, तो ये चैलेंज हो गया, है ना। बांग्लादेश का पद्मा ब्रिज रेल लिंक, म्यांमार का क्यों द्वीप जो सी पोर्ट है, तो यहाँ पर ये सब जो है अगर ये चाइना के साथ बन रहे
हैं तो डेफिनेटली इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखो राजनीतिक अलगाव कि अगर भारत विरोधी भावना, वही बात है कि मालदीव क्या कह रहा है, भारत बाहर करो अभियान, तो ये भी हमारे लिए चैलेंज होंगे। फिर हम भू राजनीतिक गठबंधनों की बात करें तो झुकाव चीन की ओर हो, अगर चीन की ओर है आर्थिक क्षमताओं के कारण, चूंकि उसकी क्षमताएं काफी बढ़ रही है, तो ये भी हमारे लिए पाकिस्तान का चीन के साथ, खैर पाकिस्तान तो चीन के साथ जाए या यूएस के साथ जाए उसका तो कुछ हो रहा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि ये जो देश है वो अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान वैसे में सुधरेगा नहीं, और वो जो भारत में आतंकवाद और इस तरह की गतिविधियां प्रायोजित करता है वो करता रहेगा। ठीक है, ऐतिहासिक और राजनीतिक जटिलताएं, सीमा विवाद, ऐतिहासिक शिकायतें जैसे कि पाकिस्तान नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के बीच में संबंधों में एक जो टेंशन है वह हो जाती है, जैसे कि काला पानी है, लिम्पियाथुरा है, लीपू लेक जनसंघ है, तुस्ता क्षेत्र है, इन सभी पर अगर सीमा विवाद है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, देखो कहाँ किसके बीच में कैसे विवाद है। सार्वजनिक धारणा और सांस्कृतिक कूटनीति है ना, नकारात्मक सार्वजनिक धारणाएं भारत के बारे में, लोगों के बीच में संबंध, सांस्कृतिक एक कूटनीतिक पहल, तो ये सभी से ये ठीक होंगी चीजें, तो भारत के बारे में जो नकारात्मक सार्वजनिक धारणा है ये एक प्रॉब्लम हमें क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारी रणनीतियां आखिर क्या होनी चाहिए, तो हम राजनीतिक रूप से जो राजनायक होते हैं उनके बीच में संपर्क सुनिश्चित करें। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक सहयोग में वृद्धि करें, जैसे कि विदेश मंत्रालय ने 24-25 के दौरान क्या किया था, 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, भूटान को दिया सबसे बड़ा हिस्सा 2,000 और मालदीव को 600 करोड़ के आसपास। एक सुरक्षा संतुलित सहयोग जो है, खुफिया जानकारी साझा करना, घुसपैठ सीमा पार जानकारी, तो ये चुनौतियों से कम करने की। फिर आपने एक निष्कर्ष दे दिया कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को दक्षिण एशिया में भारत विरोधी शासन और बढ़ते चीन के प्रभाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और इन चुनौतियों को कम करने के लिए जो नई दिल्ली है, कूटनीतिक चपलता, आर्थिक सहयोग, बढ़ी हुई सुरक्षा सहयोग, अनुकूल विदेश नीति, कूटनीति क्षमता, एक बहुआयामी जो रणनीति है उसकी आवश्यकता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, रूसी विदेश नीति के सैन्यीकरण के जवाब में नाटो के रणनीतिक फोकस के विकास पर चर्चा कीजिए। आपको पता है कि जब शीत युद्ध का दौर खत्म होता है उसके बाद भी अगर हम रशिया और यूएस की बात करें, यूएस और यूएसएसआर है ना, वहां से शुरू कर, जो हमने इसके पहले एनसीईआरटी में कभी पढ़ा, तो यहां पर जो विकास है कि रूसी विदेश नीति के सैन्यीकरण के जवाब में नाटो का क्या फोकस एरिया रहा, इसके अलावा यूरो और अटलांटिक सुरक्षा के लिए रूस के द्वारा प्रस्तुत जो दीर्घकालिक चुनौतियां हैं उसका क्या समाधान करने के उपाय। तो एक प्रॉब्लम है, दूसरा सोल्यूशन है, एक प्रॉब्लम है, दूसरा सोल्यूशन है। तो बेसिकली इसकी डिमांड क्या है कि नाटो का विकास है ना, और यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए जो ये चैलेंजेस है उससे रूस कैसे निपटेगा, दो बातें हमें बतानी है। सबसे पहले आपने दिया इसका एक सुंदर सा प्रस्तावना, स्टार्टिंग आपने की, इंट्रो आपने लिखा। इंट्रो में आपने लिखा कि रूसी विदेश नीति के सैन्यीकरण के जवाब में अगर हम नाटो के रणनीतिक फोकस की बात करें, बदलाव आया है, खास तौर पर रूस और यूक्रेन संकट के कारण। ये बदलाव नाटो की रूसी मुखरता का मुकाबला करने, यूरो अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। अब इसके बाद आप एक एक करके देखोगे कि इसका जो विकास है वह कैसे हुआ। शीत युद्ध के बाद की गतिशीलता से हम शुरू करते हैं कि 1997 के बाद से नाटो रूस स्थापना अधिनियम का उद्देश्य सहयोग स्थापित करना और साझेदारी का था, लेकिन नाटो ने शीत युद्ध की दुश्मनी से दूर हटकर रूस के साथ सकारात्मक जुड़ने की कोशिश की, लेकिन विस्तार योजना, बाल्कन में हस्तक्षेप ने शुरुआती जो तनाव है वह पैदा कर दी। ये तो देखो जानने की आवश्यकता होती है। आईआर का मतलब क्या होता है, केवल भारत और बाकी देशों के साथ संबंध नहीं, बल्कि बाकी देशों, अगर दो देशों के बीच के रिलेशन से उसका भी इंडिया पे क्या इंपैक्ट है, या सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि उन दो देशों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स जो है वह चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर रूस यूक्रेन विवाद चल रहा है तो यहाँ पर यूएस नाटो चूंकि
भूमिका चल रही थी। तो नाटो और ये रूस, इनके बीच का क्या एक संबंध है, क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव है और किस तरीके से चैलेंज। कभी भी किसी भी चीज को पढ़ो, कभी भी किसी अंतरराष्ट्रीय घटना को पढ़ो, इम्पैक्ट देखो इंडिया पे, इम्पैक्ट देखो उन दोनों देशों के बीच पे, और उसका थोड़ा सा आपको जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो कंडीशन तक वो कैसे आए, उसको आपको समझना है। क्लियर? चलो, तो पुतिन की शुरुआती वर्ष और प्रारंभिक सहयोग। तो पुतिन ने मिसाइल, रक्षा और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों के मतभेद के बावजूद विशेष रूप से आतंकवाद रोधी मामलों में सहयोग करने की इच्छा दिखाई। स्टार्टिंग संबंधों में गिरावट की बात करें तो नाटो के प्रति रूसी जो शत्रुता है, 2008 में रूस जॉर्जिया युद्ध, एस्टोनिया के खिलाफ साइबर हमले, ये सब हुए और ये इस अवधि की एक इंपॉर्टेंट विशेषता थी। उसके बाद देखो, क्रीमिया पर कब्जे की हम बात करें कि रूस के द्वारा जो क्रीमिया पर कब्जा है वो एक नाटकीय रूप से संबंध खराब हो गए। ठीक है, नाटो ने क्या किया, अपनी रक्षात्मक स्थिति को बढ़ा दिया और रूस की जो ये आक्रामक कार्रवाइयां हैं उसकी निंदा करी। आगे देखो, बढ़ती हुई अग्रिम उपस्थिति। नाटो ने आक्रमण को रोकने, पूर्वी यूरोपीय सहयोगी को आश्वस्त करने के लिए क्या किया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, इन सब में जो बहुराष्ट्रीय युद्ध समूह है उनको तैनात कर दिया। तो यहां से जो प्रॉब्लम्स है वह और क्रिएट होने लगी। फिर उदाहरण के लिए नाटो प्रतिक्रिया बल, है ना, हाइब्रिड युद्ध के अनुकूल, रूस क्या कर रहा है, हाइब्रिड रणनीति का उपयोग मान्यता दे रहा है। तो नाटो ने साइबर सुरक्षा और काउंटर हाइब्रिड जो क्षमता है उसको मजबूत किया, जैसे कि एस्टोनिया के तेलिन में नाटो ने साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी। तो ये कुछ इसका विकास था। यूक्रेन के समर्थन की बात करें तो नाटो ने क्या किया, यूक्रेन को राजनीतिक और गैर घातक सैन्य सहायता प्रदान की, जैसे कि यूक्रेनी सैन्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण और सलाहकार कार्यक्रम। नाटो का विस्तार अगर हम देखें तो रूस ने आक्रमण जो किया फिनलैंड और स्वीडन, मई 2022 में नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। तो रूस का जो आक्रमण था इन देशों पे, इन्होंने प्रेरित किया कि हम नाटो के साथ जाके मिल जाएं, और फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को शामिल हुआ और स्वीडन मार्च 2024 को इसमें शामिल हुआ। प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से ऐसे देश है जिन्होंने नाटो की जो सदस्यता है वह ली है। तो यहां पर 2 देशों का नाम मैं आपको बताती हूं, एक तो फिनलैंड और दूसरा स्वीडन। हाल ही की बात करें तो स्वीडन वह देश है, मई 2024 में। ठीक है, अब चलो, अब ये जो यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए रूस के सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो रूस इससे कैसे बचेगा, क्या उससे फेस करेगा, चुनौतियों से निपटने के क्या उपाय होंगे। तो पहली बात तो यह है कि अपनी रक्षा करें, है ना। तो अग्रिम प्रतिरोध, अग्रिम रक्षा। ठीक है, उदाहरण के लिए नाटो ने 17 में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड में अग्रिम उपस्थिति युद्ध समूह की स्थापना की, जिसके प्रतिरोध में और भी वृद्धि हो गई, है ना। यूरोप में नाटो की क्षमता को बढ़ाना, नाटो ने क्या किया, जीडीपी का 2% दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली को दे दिया। यूरो अटलांटिक सुरक्षा में यूरोपीय भूमिका को सशक्त करना, साझेदारी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना, है ना। जैसे कि नाटो ने क्या किया, जॉर्जिया को रक्षा क्षमता और हाइब्रिड खतरों के खिलाफ लचीलेपन को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण किया, उपकरण की। तकनीकी प्रगति, चाहे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें, स्वायत्त प्रणाली की बात करें और अंतरिक्ष क्षमताओं की बात करें, तो ये अत्याधुनिक जो रक्षा प्रौद्योगिकी दे रहा है, तो डेफिनेटली अगर नाटो करेगा, नाटो बाकी देशों को देगा। अब देखो हुआ क्या था, अगर आप थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो आप देखेंगे यूएस और यूएसएसआर द्वितीय विश्व के 2 महाशक्ति आ गए। यूएस जिसने कि पूंजीवादी लोकतंत्र को अपनाया, यूएसएसआर जिसने कि समाजवाद साम्यवाद को अपनाया। हुआ क्या, इंडिया गुटनिरपेक्ष था इसमें, है ना। हुआ क्या यहां पर कि अब आगे जाके इन दोनों सैन्य गठबंधन बना लिए। यूएस ने बनाया नाटो और उसमें ये आया, ये सैन्य गठबंधन था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली जो सदस्य देश है वो जो जिन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया था, ये सैन्य गठबंधन था कि अगर मान लीजिए उसमें 50 देश हैं और एक देश पे भी हमला होगा तो 50 देश की जो सेनाएं हैं वो मिलकर उस हमले का आक्रमण करेंगी, वो उसके खिलाफ लड़ेगी। इसका मतलब क्या, एक पे आक्रमण सब पे आक्रमण। तो नाटो के उसमें यूएसएसआर ने क्या किया, जिसका उत्तराधिकारी रूस आ गया, तो नाटो ने के सैन्य गठबंधन के जवाब में वार्सा पैक्ट आ जाता है, शायद 1955 के आसपास की बात है, 60 के दशक के आसपास आप देख लें। तो यहाँ पे क्या हुआ, वार्सा पैक्ट आ गया। तो एक जवाबी कार्रवाई दोनों जो है वह कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं से, वो उन्हीं के बारे में ये प्रश्न था, है ना। आप इसमें बताएं कि दीर्घकालिक एक स्थिरता, लचीलेपन की योजनाएं, जैसे कि नाटो उन पहलों का समर्थन करेगा जो साझेदार देशों में शासन
और आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करेंगे, क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देंगे, परमाणु निवारण करना, हथियार नियंत्रण, आप्रसार की वकालत करना। फिर आप इसमें बताएं, लास्ट में ये निष्कर्ष हो गया कि नाटो का रणनीतिक फोकस रूस के सैन्यकरण से उत्पादन बढ़ने, खतरे से निपटने के लिए विकसित हुआ है, विशेष रूप से रूस और यूक्रेन का संकट के मद्देनजर अपनी निवारक स्थिति को बढ़ाकर साइबर और हाइब्रिड युद्ध के लचीलेपन में सुधार करा और दीर्घकालिक क्षमताओं में निवेश करके नाटो यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए तत्काल भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। पहले क्वेश्चन को समझो और आपको बताती हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये है एक संगठन से, जैसे विभिन्न देशों ने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए ब्रिक्स आपने सुना, G20, G7, तो इस तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय इस तरह से ग्रुप बन जाते हैं, एक अंतर सरकारी विभिन्न सरकारों के बीच के संगठन बन जाते हैं। जैसे कि उसमें से एक एग्जाम्पल है शंघाई सहयोग संगठन, जिसमें कि लगभग 9 देश हैं। तो इन देशों के बीच में क्या सहयोग समन्वय है, भारत में इसका क्या प्रभाव है, भारत में इसकी क्या भूमिका है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न देखो क्या है कि शंघाई सहयोग संगठन में अपनी सदस्यता से भारत के रणनीतिक लाभ क्या है, तो इंडिया को इस सदस्यता का क्या लाभ है या क्या हानि थी, वहां से प्रश्न। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे विवाद इन लाभों को प्राप्त करने की भारत सरकार की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न की मांग क्या है कि एससीओ की सदस्यता से भारत को मिलने वाले लाभ, और दूसरा है कि ये जो विवाद है वो भारत की क्षमता पर पड़ने वाले क्या प्रभाव है, इसका एक सॉल्यूशन देके आपने खत्म कर देना। अब देखो एससीओ की अगर बात करें तो 2021 लेटेस्ट मैं आपको बता रही हूं कि बच्चों यूपीएससी का जो मेंस हुआ था ना 2021 का, अभी आपको पता है कि आपके अभी 20 तारीख से यूपीएससी 2024 के जो मेंस है वो स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो यहां पर देखो कि मेंस 2021 का क्वेश्चन है एससीओ के लक्ष्य और उद्देश्य की आलोचनात्मक जांच करें। इसके लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तो कोई भी इस तरह के संगठन है, उन संगठन के लक्ष्य उद्देश्य, भारत पर उसका प्रभाव। आगे क्या लिखा है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, बस पक्ष विपक्ष, भारत पर प्रभाव ज्यादा है तो चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस से बचने का उपाय क्या है। कभी भी आईआर को पढ़ो तो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट, प्रीलिम्स के लिए समझौते इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कारण प्रभाव, चैलेंजेस और उससे कैसे निपटा जाए। क्लियर है, आगे चले, चलो। सबसे पहले आपने बताया इसकी शुरुआत आपने की कि एक जो शंघाई सहयोग संगठन है एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसमें कौन कौन शामिल है, भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस। गर्म पानी, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस सहित 9 सदस्य देश जो हैं वह इसमें शामिल है। एससीओ की स्थापना राजनीतिक, अब देखना, राजनीतिक, व्यापार, सुरक्षा, संस्कृति, इसके पहले भी तो हम यही पढ़ रहे थे, इसके पहले भी हमने यही पढ़ा था। तो देखो जब संबंधों की बात होगी तो यही संबंध आएंगे, राजनीतिक, व्यापार, सुरक्षा और संस्कृति, है ना। इन सब में आपसी विश्वास और सहयोग, इसको बढ़ावा देने के लिए की गई। इसका उद्देश्य क्या है कि देखो जैसे कि क्षेत्र के आसपास के लोग अगर जुड़ते हैं या फिर दो लोगों के बीच में किसी तरह का समझौता देशों के बीच में होता है तो एक से क्षेत्रीय शांति स्थापित होती है कि हमारे बीच में, जैसे कि मान लीजिए है कि हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे विश्व स्तर पे, तो क्षेत्रों के बीच में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। वही बात हमें लिखनी है, क्षेत्रीय शांति स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए एससीओ की सदस्यता, यूरेशिया के साथ बढ़ती हुई भागीदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग में वृद्धि, ये रणनीतिक लाभ है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दी है ना कि भारत के ये लाभ है, आगे हम इसको एलोब्रेट करेंगे। हालांकि चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद इन लाभों को प्राप्त करने में भारत की जो एक तरह से हम कहें कि क्षमता को बड़ा ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलो तो पहले तो हम लाभों की बात करेंगे। लाभ क्या है, पहला हम देखें क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी प्रयास, खुफिया जानकारी साझा करना,
एक एग्जाम्पल है जैसे कि सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के लिए एससीओ के शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास में भागीदारी। ये पहला हो गया है ना कि क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग। दूसरा हमने देखा आर्थिक एकीकरण करना, व्यापार है, निवेश है, बुनियादी ढांचे का विकास है, ऐसे कि एससीओ बिजनेस काउंसिल में भागीदारी है, ठीक है, बीआरआई के माध्यम से नए व्यापारिक मार्गों की खोज है, ये आर्थिक एकीकरण हो गया। ऊर्जा सहयोग की बात करें तो ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण का मतलब क्या है कि हम केवल एक स्रोत, जैसे कि हम कोयले की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, हम केवल उसी पे ना निर्भर हो जाएं, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि विविधीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए तेल, गैस, यूरेनियम तक पहुंच, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है सांस्कृतिक आदान प्रदान, अगला है भू राजनीतिक प्रभाव, रणनीतिक संतुलन, ठीक है। तो अब देखो सांस्कृतिक क्या है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षिक सहयोग, जैसे कि दो देशों के बीच में ये होता है कि चलो हम स्टूडेंट्स को एक 20 या 50 स्टूडेंट को हम आपके यहाँ पढ़ने भेजेंगे, वो स्टूडेंट यहाँ भी पढ़ने आ जाते हैं दूसरे देशों के। तो यहाँ पर जो क्या है एक तरीके से शिक्षा, आपसी एक विश्वास को दिखाते हैं, संस्कृति के आदान प्रदान की बात करते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक उत्सव की भागीदारी करते हैं, जैसे कि भारत ने कोई ऐसा अभियान चलाया कि स्पेशली अगर हम साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका के कुछ देशों की बात करें कि उनको पहली प्राथमिकता होगी भारत के भ्रमण की, वहां से 50 लोग आएंगे, इस तरह के मिशन आएंगे। तो ये क्या होते हैं, एक सांस्कृतिक, एक सहयोग, एक भरोसे की बात करते हैं, लोगों का आना जाना, है ना। जैसे कि आप किसी अगर जैसे कि किसी रिश्तेदार, किसी बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं हमारे चारों तरफ, बट हम कुछ ही लोगों के यहाँ आते जाते हैं, जिनके आते जाते हैं रिलेशंस अगर अच्छे हैं तो वो लाइफ टाइम थोड़े से रहते हैं और हमें उसका एक प्रॉफिट भी मिल जाता है ना। चैलेंजेस भी डेफिनेटली होते हैं बट प्रॉफिट भी हो जाता है। इसके अलावा हम भू राजनीतिक प्रभाव की बात करें कि जैसे कि मध्य एशिया है, मध्य एशिया में भू राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि, क्षेत्रीय मामलों में बेहतर स्थिति, एक रणनीतिक संतुलन है, चीन के प्रभाव को संतुलन करने के लिए। अब देखो कि ये जो विवाद है, ये तो हम इसके प्रॉफिट देख रहे थे, अब हम विवादों की भी तो बात करें कि भारत का जो पाकिस्तान और चीन के साथ विवाद है स्पेशली। अब देखो यूपीएससी ने एक बार इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक ऐसे संगठन जिसमें कि चीन और पाकिस्तान दोनों हैं, इंडिया भी है, लेकिन चूंकि इन देशों के साथ इतने विवाद हैं कि इन ग्रुप्स को, इन अंतर सरकारी संगठनों का हमें उतना लाभ नहीं मिलता, इसलिए हम ऐसे संगठनों को ज्यादा महत्व देते हैं जिसमें कि चीन और पाकिस्तान ना हो, या फिर चीन और पाकिस्तान केवल ना हो, उसके अलावा और भी जो देश है वह उसमें शामिल हो। तो यूपीएससी इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लेता है कि आखिर हम इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जिसमें कि चीन और पाकिस्तान है, उनसे ज्यादा लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप उसमें लिखिए कि चीन और पाकिस्तान की हरकतों के बारे में। चलिए अब देखो, जैसे कि पहला तो हो गया चीन और भारत सीमा विवाद, है ना। तो ये जो परस्पर हम अविश्वास की बात करें या चाइना एग्रेशन दिखाता है बार बार, जो बाउंड्री है इंडिया की, टेरिटोरी है, उसमें आ जाता है, रणनीतिक बढ़त, सैन्य बढ़त हासिल करता है, तो ये विश्वास को कम करता है चाइना के प्रति, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, डोकलाम गतिरोध, गलवान घाटी झड़प, ये क्या है, ये तनाव जब हो जाते हैं तब ऐसे में संबंध सामान्य नहीं रहते। एससीओ में चीन का प्रभाव ज्यादा है कि चीन की भूमिका भारत के प्रभाव और पहल को कम कर देती है, ठीक है। और एससीओ ढांचे के भीतर जो आर्थिक सहयोग है वह सीमित हो जाता है, जैसे कि बीआरआई परियोजना। भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता, शत्रुता, आतंकवाद रोधी, क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा, ये मतलब क्षेत्रीय सुरक्षा पहल, इन सब में बाधा डालते हैं। जैसे कि कश्मीर को लेकर जो संघर्ष चल रहा। कूटनीतिक तनाव की बात करें, जैसे चीन और पाकिस्तान है, अक्सर एससीओ वार्ताओं में भारत के विरुद्ध होता है तो अलग थलग पड़ जाते हैं। तो ये कूटनीतिक तनाव अलग ही चलते हैं कि चीन और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इनके बीच में एक द्विपक्षीय जो संबंध है वो अगर मजबूत बन जाए तो भारत के लिए जो कठिनाई है वह पैदा कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि कूटनीतिक जो असर है वो मिलता है। फिर आप इसमें बताइए, ये लास्ट में निष्कर्ष है
कि चीन के साथ सीमा पार तनाव, पाकिस्तान के साथ स्थायी प्रतिद्वंदिता है, स्थायी, ऐसा नहीं कि आज है कल खत्म हो जाएगी। जब से देश आजाद हुआ 1947 से ही कश्मीर के मामले पे विवाद है। 1947 से कहे तो अब 2047 भी आ जाएगा, तब तक भी एक विवाद जो है वह कश्मीर को लेकर स्थिति समटाइम्स क्लियर नहीं होती। उसके कुछ चूंकि पाकिस्तान को क्या लगता है कि कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है, और चूंकि पाकिस्तान क्यों विभाजित हुआ, धर्म के आधार पर विभाजित हुआ, तो यहां पर उसको एक अपनी अधिकारिता दिखाई देती है कि वहां पे मुस्लिम जो है वह है। ठीक है, तो ये सहयोगात्मक जो प्रयास है वह सीमित हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और एससीओ ढांचे के भीतर भारत की जो पहल उसको कमजोर करेंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान और चीन जैसे लोग यहां पर हैं, देश यहां पर है। चलिए अब नेक्स्ट चलेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे प्रवासियों की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, विदेशों में, क्वेश्चन को देखो, भारतीय संस्कृति के संरक्षण, प्रचार प्रसार में प्रवासी भारतीय, मतलब जो वहां रह रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करें, प्रयासों का परीक्षण कीजिए। और विदेशों में सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में प्रवासी भारतीयों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का, अच्छा इसकी पहले डिमांड देखते हैं। विदेशों में भारतीय संस्कृति के संरक्षण में प्रवासियों की क्या भूमिका है, ये आपको बतानी है। फिर बताना है कि उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं, और थोड़ा सा आप आगे की राह सुझा दें। उत्तर को शुरू कुछ ऐसे करें, विश्व स्तर पर सबसे बड़े और सबसे सफल प्रवासी भारतीयों ने संगीत, नृत्य, सिनेमा सहित अपनी समृद्ध विरासत के माध्यम से भारत को एक वैश्विक स्तर पर पहचान दी है, और पीढ़ियों से भारतीय परंपराओं और मूल्यों को सक्रिय रूप से, ऐसा नहीं कि जो इंडियंस जो है अगर भाई यूएस में चले गए तो उन्होंने इंडियन कल्चर को छोड़ दिया, वहां पर अपना जो कल्चर देखो। जब लोग आते जाते हैं ना किसी देश में, तो केवल लोग नहीं आ रहे हैं, केवल वस्तुएं नहीं आ रही, विचारों का भी प्रसार हो रहा है, विचारों का भी प्रसार हो रहा है ना। तो यहां से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन आपको दिखाती हूं। देखो जरा, 2020 का एक क्वेश्चन है, दिख रहा है क्या क्वेश्चन? अमेरिका और यूरोपीय देशों की, प्रश्न देखो, अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में, अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में जो भारतीय प्रवासी है उनकी निर्णायक भूमिका, एक निर्णायक भूमिका निभानी है, उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। 2020 का क्वेश्चन है। जैसे कि जब अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के पीएम जब एक भारतीय मूल का व्यक्ति बनता है तो उससे इंडिया को डेफिनेटली बेनिफिट है ना, उससे क्या इंडिया को डेफिनेटली बेनिफिट्स है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है। तो जिस तरह की चीजें चल रही होती हैं उस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भारतीयों का प्रयास आखिर क्या है। प्रयास ये है कि वो क्या करते हैं कि इस तरीके के कुछ सामुदायिक केंद्र बना लेते हैं, जो कम्युनिटी रह रही है वह इंडियन कल्चर को फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सांस्कृतिक सामुदायिक केंद्र का बनाया जाना, भारतीय जो त्योहार है, जो धार्मिक समारोह है, उन सभी का आयोजन, जैसे कि दिवाली है, होली है, नवरात्रि जैसे पारंपरिक प्रथाओं को, है ना, तो एक उनके बीच में एक सामुदायिक भारतीयता की भावना भी बनी रहती है, और यहाँ पर जो कल्चर है वो भी बना रहता है। सांस्कृतिक उत्सव करना, ठीक है, भारतीय संगीत है, नृत्य, सिनेमा, कला, जैसे कि आप देखेंगे कि भारतीय जो भी लोग हैं, सिनेमा की बात करें, कलाकार की बात करें, तो वो बाहर जाते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स करने। तो यहाँ पर एक जो इंडियन कल्चर को लेके एक पॉजिटिविटी है ना, एक जो प्रसार है वो बना रहता है। जैसे और अगर हम प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें, भारतीय फिल्म महोत्सव की बात करें, तो इंडिया की जो संस्कृति है उसको दुनिया के सामने रखना। जैसे कि अगर हम प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें, इसमें हम क्या करते हैं कि विदेशों में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनको इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं, है ना। तो एक जो सहयोग है उनका वह इंडिया के प्रति रहता है, क्योंकि वह भारतीय मूल के हैं। तो एक स्थानीयता, डेफिनेटली आप किस जगह के, उसका प्रभाव, उसके लिए सम्मान रहता है। भारतीय भाषाई विरासत का संरक्षण देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
कि प्रवासी समुदाय ने क्या किया, भाषा का जो विद्यालय है वह स्थापित कर दिया। जो युवा पीढ़ी है, मान लीजिए अगर कोई यूएस में है, जैसे कि कुछ जानने वाले हैं, तो वहां पर उनका जो बच्चा है, आने वाली जनरेशन है, वो वहां के स्कूल में पढ़ के उनकी भाषा वही है। वो यहाँ के स्थानीय लैंग्वेज तो छोड़ ही दो, इवन हिंदी की भी अगर हम बात करें तो कम बोलते समझते सीखते, क्योंकि अब उनका ग्रुप ऐसा हो गया है जो इंग्लिश ही बोल रहा है, इंग्लिश ही समझ रहा है। तो इस तरीके के जो वहां पे भाषा विद्यालय में बनाए जाते हैं, जिससे कि अगर कोई वहां के भी लोग हैं, यूएस या बाकी यूरोप के, वो भी हिंदी भाषा सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि विश्व भाषा डेटाबेस एथनोलॉग का 22वां संस्करण कहता है कि 2019 में हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा थी। मान लो जो इंडिया छोड़ के जा रहा है ना, अगर वो रोजगार या शिक्षा के लिए जा रहा है, वो भाषा को भी यही छोड़ जाए, कल्चर को भी इंडिया में ही छोड़ जाए, वहां के हिसाब से सारी चीजें अपना ले, तब ऐसे में प्रचार प्रसार नहीं होगा, क्योंकि हम वहीं मिल गए। लेकिन अब वहां जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने ऐसा डेवलप किया हुआ, ऐसे कम्युनिटी कल्चर डेवलप किया हुआ ऐसी भाषा को, कि हमें उससे एक प्रसार प्रचार की जो चीजें, योग और ध्यान की बात करें, है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दुनिया भर में जो प्रवासी है वह इस चीज को बड़ी ही सफलतापूर्वक आयोजन कराते हैं। भारतीय साहित्य की अगर हम बात करें, साहित्यिक उत्सव, संस्कृति का आदान प्रदान, जैसे कि हम अमिताभ घोष है, अनीता देसाई है, कमल मार्केटिंग है, ये प्रवासी लेखक हैं जिन्होंने मातृभूमि के प्रति उदासीनता, संस्कृति का संघर्ष, विदेशों में प्रवासियों के सामने आने वाली जो पहचान का संकट है उसको बताया है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट देखो, हाँ, धर्म और अध्यात्म डेफिनेटली, है ना। अब हम कुछ चैलेंजेस की बात करें कि इनके सामने चैलेंजेस जो है वे आखिर क्या क्या आते हैं। तो पहली बात तो है कि रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, कि विदेशी मीडिया में क्या किया जाता है, गलत तरीके से दिखाया जाता है इंडिया को, रूढ़िवादी तरीके से दिखाया जाता है, स्टीरियोटाइप दिखाया जाता है। तो समटाइम ट्रेडिशनल का मतलब अच्छा नहीं माना जाता, ट्रेडिशनल का मतलब पिछड़ा हुआ भी माना जाता है, बैकवर्ड भी माना जाता है। तो विदेशी मीडिया, जैसे कि पश्चिमी मीडिया क्या कहती है, भारतीय संस्कृति का विदेशीकरण किया जाता है, भूत प्रेत रहस्यवाद की भूमि बन जाता है। अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक अगर आप किसी बात करें कि कोई विदेशी आया इंडिया में, वो आया था नागपंचमी के दिन, और उसने वो ऐसी जगह पे गया जहां पर उसको सपेरे और सांप दिखाई दे रहे थे, उसने लिख दिया कि भारत तो सपेरों का देश है। या कोई कहीं आदिवासियों से मिलने चला गया, या फिर उस जगह पे उसने कहा कि भारत तो ऐसा है। तो यहाँ पर भारत की संस्कृति है कुछ और, आपने दिखाया कुछ और, कह दिया कि भूत प्रेतों का देश है। क्या ऐसा सच में है? क्या हम और आपको सच में ऐसा लगता है कि ये जादू टोना ही बस हो रहा है क्या इस देश में? तो यहाँ पर एक जो नेगेटिव इमेज है वो बनाई जा रही है, ये एक चैलेंज है। वित्त पोषण और समर्थन, सांस्कृतिक संरक्षण गतिविधियों के लिए अक्सर महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो सीमित वित्तीय सहायता है, सीमित वित्तीय सहायता, भारत सरकार ऐसी कोई सहायता नहीं दे रही है, तो वो कैसे इंडियन कल्चर को प्रमोट कर पाएंगे? तो संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि नॉर्वे जैसे देशों में जहां भारतीय समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका या यूके की तुलना में छोटा है, वह सांस्कृतिक गतिविधियों को संगठित करना, भाग लेना बड़ा मुश्किल है। मेजबान देश की नीतियां हम देखें, राजनीतिक वातावरण, नीतियां भारतीय प्रवासियों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की क्षमता पर प्रभाव डालेगा। जैसे कि फ्रांस तो सेकुलरिज्म की बात करता है, और अगर सख्त रूप से धर्मनिरपेक्ष है फ्रांस, तब ऐसे में आप धर्म को सार्वजनिक जीवन में नहीं ला सकते, अलग करने पे जोर। तो ये एक चैलेंज है। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक अंतर रहता है, कभी कभी एकीकृत सांस्कृतिक पहचान प्रस्तुत करने में आंतरिक विभाजन के भी कारण बन जाते हैं। जैसे कि पारंपरिक रूप से पंजाबी संगीत है, पंजाबी अगर की हम बात करें तो वो संगीत और नृत्य पर केंद्रित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, तमिलनाडु का जो समुदाय है वो इन सदस्यों को नहीं पसंद आएगा। तो अपनी एक सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उनकी, तो पंजाबियों का कुछ और है भले ही इंडियन, बट अब उनके बीच में तो विभाजन विचारधाराओं का कल्चर का है कि अब एक पंजाबी कल्चर है और दूसरा तमिलनाडु का। अगर आपने शायद हाफ गर्लफ्रेंड, नहीं कोई और मूवी है शायद, मैं नाम भूल रही हूँ, है ना, तो आपने एक मूवी देखा होगा जिसमें कि साउथ का हीरो है या साउथ की हीरोइन है, जो भी आप है देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक पंजाबी फैमिली और दूसरी साउथ की फैमिली है, तो उनके बीच में कल्चर का इतना ज्यादा
हम कहें कि एक अंतर, एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जब देश के बाहर भी अगर लगता है कि ये मद्रासी है और ये पंजाबी है, वो आपस में खुद को इंडियन साथ में मान ही नहीं पाते, है ना, मतलब एक एक नहीं हो पाते, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेजबान देश की नीतियां हो गई, भारत के बारे में पूर्वाग्रह हो गया, वित्त पोषण की बात हो गई, है ना, ये 4-5 चीजें लिखिए। अब चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए, तो आप बताइए, जो प्रॉब्लम वही सॉल्यूशन है कि सांस्कृतिक कूटनीति, ठीक है, इसके अलावा सांस्कृतिक उत्सव, भारत सरकार के साथ जुड़ाव, और लास्ट में आप कंक्लूड कर दीजिए कि विदेशों में भारतीय संस्कृति को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उन्हें जैसे संसाधनों की कमी है ना, हमारे उन देशों के साथ राजनयिक संवाद है, संबंध है, उनकी चैलेंजेस आते हैं, तो उनको हमें ठीक करना होगा, ठीक है, उनको हमें बांटने का प्रयास करना होगा। तो ये चीजें आप बताइए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है मध्य पूर्व। तो अब यूएस की बात भी हो गई, यूरोप की हो गई, रूस की हो गई, नाटो की हो गई, भारत और नेबरहुड कंट्रीज की बात हो गई, है ना। अब हम बात करेंगे मध्य पूर्व। मध्य पूर्व के प्रति भारत के बदलते दृष्टिकोण। मध्य पूर्व के प्रति भारत के जो दृष्टिकोण बदल रहे हैं, इजराइल के साथ इसके संबंधों को कैसे प्रभावित किया, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के संदर्भ में। तो प्रश्न की मांग क्या है, पहले उसको समझो। ये प्रश्न बहुत जटिल तो है नहीं, आसानी से समझ में आ रहे हैं। मध्य पूर्व के प्रति भारत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है। अब चूंकि बदलने की बात कही कि भारत का जो दृष्टिकोण है वो बदल रहा है, तो क्या बदला है, थोड़ा तो बताओगे कि पहले ऐसे संबंध थे, अब ऐसे संबंध है, और जब वो संबंध बदल रहे हैं तो इजराइल पे प्रभाव पड़ रहा है, समझ रहे हो, है ना। चर्चा कीजिए कि मध्य पूर्व क्षेत्र के प्रति क्या बदलाव है, और फिर इजराइल के साथ कैसे प्रभाव जो संबंध है वे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखनी है एक बढ़िया सा इंट्रो में आप बताइए कि मध्य पूर्व के प्रति भारत का रणनीतिक एक पुनर्अभिविन्यास ने पारंपरिक सैन्य सुरक्षा संबंधों के परे सहयोग के विस्तार के द्वारा इजराइल के साथ संबंधों को काफी प्रभावित किया। यह बदलाव एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल है, प्रौद्योगिकी है, नवीकरणीय सुरक्षा सहयोग है, ये सब शामिल है। तो ये जो साझेदारी है विविध और गहरा करके हम देखें तो भारत का लक्ष्य तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना, घरेलू चुनौतियों का समाधान, क्षेत्र में अपने राजनीतिक रुख को मजबूत करना। तो पहले जहां हम केवल सैन्य संबंधों की बात करते थे, अब हम तकनीकी संबंधों की भी बात कर रहे हैं, अब हम ऊर्जा संबंधों की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है वह बदल रहा है। तो पारंपरिक से अब हम कैसे हो गए हैं, अब हम अपडेट हो रहे हैं कि अब हमें क्लीन एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो हम इन देशों के साथ इस तरह के तकनीकी का समझौता भी करेंगे। अब वही समझौता हमने इजराइल से कर रखा है मान लीजिए, तो डेफिनेटली इजराइल से संबंध जो है प्रभावित होंगे, इजराइल हमसे गुस्सा हो जाएगा, है ना, तो वहां से जो रिलेशंस है वो हमारे प्रभावित होने लगेंगे, समझे। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें तो पहले तो हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन से शुरू करेंगे। थोड़ा सा तो बैकग्राउंड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष रुख हमने बनाए रखा, और बेसिकली हमने अगर मध्य पूर्वी देशों के साथ बात करें, हमने उन देशों के साथ संबंधों से थोड़ा परहेज रखा। जैसे कि अगर हम कहें अरब राष्ट्र है, इजराइल के प्रति भारत का एक संतुलित दृष्टिकोण रहा। जो भी क्षेत्रीय संघर्ष है उसमें हस्तक्षेप भारत नहीं करता, बट अगर आज बोल दिया इजराइल या हमास के संघर्षों में या रूस और यूक्रेन में किसी एक का साथ दे दिया, दूसरे के लिए क्या हो गए, बुरे हो गए। तो यहाँ पर ये जो तनाव पैदा हो जाते हैं ना, ये हमारी अभी सामरिक घटनाएं हो रही हैं। ऊर्जा सहयोग है ना, काफी हद तक अगर हम देखें तो मध्य पूर्व के साथ, मध्य पूर्व में सबसे ज्यादा क्या है, ऊर्जा। और ऊर्जा किस चीज की, तेल की। तो तेल पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो इन सुरक्षा आवश्यकताओं से हमारा नया दृष्टिकोण प्रेरित है। सऊदी अरब है, कुवैत है, यूएई है, खाड़ी सहयोग परिषद है, इन देशों के साथ भारत ने मजबूत संबंध बना लिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम प्रवासी संबंधों की बात करें, जैसे कि संयुक्त अमीरात में सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, देश की जनसंख्या के लगभग 30% भारतीय प्रवासी है। फिलिस्तीन की बात करें, फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह समर्थन, और इस वजह से फिलिस्तीनी अधिकारों के पक्ष में प्रस्ताव का समर्थन इंडिया करता है। सीमित सैन्य भागीदारी करना, मध्य पूर्वी देशों के साथ ऐतिहासिक रूप से सीमित सैन्य सहयोग, जैसे कि रक्षा सहयोग के बजाय राजनीतिक और आर्थिक जुड़ाव पर अधिक ध्यान देना, एक संतुलित कूटनीति बनाना, बिना किसी पक्ष के अरब राज्यों और इजराइल दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमें क्या, ऐतिहासिक दृष्टिकोण।
अब दृष्टिकोण में बदलाव। देखो बच्चों, आप ये ना सोचे कि मैम आप 500 या 1000 शब्दों का बता रही, यहाँ हम एक आंसर राइटिंग को भी समझ रहे हैं, इसके अलावा हम टॉपिक्स भी तो आपके कवर हो रहे हैं कि अगर आप इसी तर्ज पर करेंगे तो आप हर एक क्षेत्र के साथ इसी तर्ज पर जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग है वह सीख सकते हैं। तो क्वेश्चंस का सिलेक्शन हमने बहुत सोच समझ के किया हुआ है कि आपको एक ऐसा सिनारियो बता सके, आप चीजों को ज्यादा सीखें। ठीक है, अब देखो, मध्य पूर्व की ओर भारत के दृष्टिकोण में बदलाव। बढ़ी हुई राजनयिक पहुंच, मध्य पूर्वी देशों के साथ उच्च स्तरीय दौरे करना, जैसे कि पीएम का सऊदी अरब जाना, इजराइल की यात्रा, एक रणनीतिक और रक्षा साझेदारी करना, है ना, एक आर्थिक विविधीकरण करना, ऊर्जा का विविधीकरण करना, तेल पर निर्भरता अपनी जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तेल पर निर्भरता कम हो रही है, जैसे कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं से हमने संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साथ सहयोग कर लिया। सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान है, ठीक है, आतंकवाद रोधी है। अब हमने भारत और इजराइल संबंधों पर हम प्रभाव देखेंगे। प्रभाव क्या पड़ा? चिकित्सा प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल समाधानों के विकास में हमने संयुक्त प्रयास किए, जैसे कि कोविड-19 के समय रैपिड टेस्टिंग किट और वैक्सीन अनुसंधान पर सहयोग किया। कृषि नवाचार की बात करें तो कृषि प्रौद्योगिकी को हमने साझा किया। ठीक है, प्रौद्योगिकी और नवाचार में स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाना, भारत और इजराइल के बीच में कई इस तरह के नवाचार कोष भी बने। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संयुक्त पहल, जैसे कि सौर योजना की बात हम करें, जल प्रबंधन की बात हमने की, है ना, शैक्षिक आदान प्रदान की बात की। फिर आप बताएं कि जो नीति हमारी गुटनिरपेक्षता, ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित थी, महत्वपूर्ण रूप से एक विकसित हुआ। सक्रिय कूटनीति, रणनीतिक साझेदारी, विविध आर्थिक जुड़ाव, ये चेंजेस हुए और इजराइल के साथ भारत के संबंधों को सकारात्मक रूप से जो है वह प्रभावित किया। और ये संबंध सैन्य सुरक्षा सहयोग के आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, बहुत कुछ इसमें शामिल कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ब्रिक्स से। ठीक है, चलिए अब देखो जरा, पहले हम ये देखते हैं कि अब आज हम डिस्कशन किस पे करने वाले हैं। एक प्रश्न बताऊंगी यूपीएससी ने जो पूछा, ब्रिक्स समान भू राजनीतिक रुख, सैन्य गठबंधनों की कमी के बावजूद वैश्विक राजनीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने और संकट के दौरान अपने सदस्यों का समर्थन करने के लिए अपनी सामूहिक शक्तियों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो प्रश्न की मांग क्या है? प्रश्न की मांग है कि ब्रिक्स के जो सामूहिक राजनीतिक रुख है और जो सैन्य गठबंधन की कमी है, इस पर प्रकाश। जो पूछा गया है उसको बताना है, टू द पॉइंट बात करनी है, जिस सीक्वेंस में पूछा उस सीक्वेंस में बता देना है। मूल्यांकन कीजिए कि कैसे ब्रिक्स वैश्विक राजनीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, है ना, क्या उपयोग करेगा, अपने सदस्य देशों का समर्थन कैसे करेगा संकट के दौरान। कुछ एग्जांपल्स 2012 का एक प्रश्न मैं आपको बताती हूं बच्चों, जो कि ब्रिक्स से पूछा गया था। भारत ने हाल ही में न्यू डेवलप, पहले ब्रिक बैंक हुआ करता था, फिर उसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रा बैंक जो है, ठीक है, के संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए भारत ने। इन दोनों बैंकों की भूमिका किस प्रकार भिन्न होगी? भारत के लिए इन दोनों बैंकों के रणनीतिक जो महत्व है उस पर प्रभाव डालिए। ठीक है, रणनीतिक जो महत्व है इस पर प्रभाव डालिए। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। आइए चलते हैं और समझते हैं इसका क्या आंसर होगा। चलो, तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, प्रश्न की मांग क्या है, और फिर उसके बाद आपने मांग को समझा। एक फॉर्मेटिंग हमेशा करना सीखो कि पहले एक फ्रेमवर्क बना लिया कि मुझे इसमें ये जो चीजें हैं वह शामिल करनी है। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखें 2009 में ये स्थापित
ब्रिक का अंतर सरकारी संगठन है जिसमें वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात जो है वे शामिल है। तो आपने स्टार्टिंग में एक यहाँ से इंट्रो पार्ट से स्टार्ट किया कि ब्रिक क्या है। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रारंभ में इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग। देखो अच्छा एक बात बताओ, अर्थ के बाद जो अगली चीज आपको लिखनी होती है, अर्थ के बाद जो अगली चीज आपको लिखनी होती है वो होता है उसका उद्देश्य, है ना। आपने इसमें उद्देश्य बताया आर्थिक सहयोग, विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक विकास से लेकर भू राजनीतिक स्थिरता तक के मुद्दे को संबोधित करने वाला मंच के रूप में विकास हुआ। विविध राजनीतिक प्रणालियों, रणनीतिक हितों के बावजूद ब्रिक्स ने एक वैश्विक मामलों के लिए इंपॉर्टेंट रोल किया। अब देखो कि गठबंधन, पहले आपने बताया कि सैन्य गठबंधन की कमी, क्योंकि ऊपर यही पूछा है कि सैन्य गठबंधन की कमी के बावजूद इसने अपना प्रभाव कैसे दिखाया। तो सैन्य गठबंधन की कमी कैसे, कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां कि जो सदस्य देश है लोकतांत्रिक, है ना, और चीन और रूस की बात करें साम्यवादी, सत्तावादी, तो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के तहत काम करती हैं और एक तरह से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। जैसे भारत के विपरीत चीन है, भारत की प्रणाली अलग है, चीन की प्रणाली अलग है, अलग अलग रणनीतिक हित है ना, और अलग अलग रणनीतिक हित है। जैसे कि अगर हम डोकलाम गठविरोध की बात करें भारत और चीन में, ये प्रॉब्लम्स। सैन्य गठबंधनों का अभाव है, जैसे कि नाटो और अन्य सैन्य गठबंधनों के विपरीत हम देखें तो आपसी रक्षा समझौता, एकीकृत सैन्य रणनीति, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऐसी कोई सामूहिक प्रतिक्रिया नहीं, जैसे कि नाटो ने कहा कि अगर एक पे हमला सब पे हमला, वैसा कुछ ब्रिक ने, ऐसा कोई सैन्य गठबंधन इतना मजबूत ऐसा नहीं बनाया। तो हम ये कहेंगे कि नाटो, वार्सा पैक्ट, इस तरह की जो चीजें थी उसके विरुद्ध ये तो काफी पीछे है। उदाहरण के लिए यूक्रेन संकट के दौरान ब्रिक्स सदस्यों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं, विशेष रूप से रूस की भागीदारी। भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, आंतरिक प्रतिद्वंदी, जैसे एशिया और अफ्रीका में चीन और भारत के बीच प्रभाव की प्रतिस्पर्धा। ब्रिक की एकजुटता, भू राजनीतिक रणनीतियों को अपनाने की क्षमता को जटिल बनाता। जैसे भारत और चीन दोनों ने क्या किया, अफ्रीकी देशों में निवेश किया और भाई ब्रिक ढांचे के भीतर सहयोग के बजाय एक प्रतिस्पर्धा जो है वह और भी ज्यादा बढ़ गई। तो प्रतिस्पर्धा ज्यादा है बजाय इसके कि सहयोग हो। तो जब कोई ग्रुप बहुत आगे जाता है उसके पीछे रीजन होता है कि एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, और अगर ऐसी प्रतिस्पर्धा होगी एक दूसरे को पीछे करने वाली तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इन बातों को आपको लिखना है। आर्थिक असमानताएं, ठीक है, आर्थिक असमानताएं, जैसे कि आर्थिक असमानताएं बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम चीन की बात करें, चीन काफी आगे, बाकी देश काफी पीछे है, और ऐसे में चीन एंड जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स जैसी जो परियोजनाएं है इससे एक आगे बढ़त हासिल कर लेता है। राजनीतिक गठबंधन, है ना। आगे देखो, अब देखो कि बेसिकली वैश्विक राजनीति को ये सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित करेगा। तो आर्थिक सहयोग करेगा, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट की स्थापना, कि जो ब्रिक के जो सदस्य देश है उन सभी के लिए एक जो पैसा है, वित्तीय संसाधन मुहैया कराया जाए। एक राजनीतिक प्रभाव, सदस्य अक्सर अपने सामूहिक हितों को प्रतिबिंबित और सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने कहे कि समन्वय जो काम करते हैं, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन सहयोग करते हैं, है ना। जैसे कि वैश्विक वित्तीय संसाधनों में सुधार की बात करना, ठीक है, IMF और विश्व बैंक जैसे कार्यक्रम। ब्रिक क्या कर रहा है, एक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था भी कर रहा है समर्थन के लिए। तो ये बेसिकली चीजें हैं। अब आप देखिए कि संकट के समय शक्तियों का लाभ उठाना, आर्थिक स्थिति स्थिरीकरण, है ना, जैसे कि भारत और चीन की व्यवस्थाओं की बात करें, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है, स्वास्थ्य सहयोग है, ये सारी चीजें आप बताएं। और लास्ट में एक निष्कर्ष देते हुए संतुलित निष्कर्ष आपको देना है कि जो ब्रिक है, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, रणनीतिक हो, स्वास्थ्य को लेके हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, तकनीक को लेकर हो, तो एक सहयोग कर रहा है, मतलब वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। एक निरंतर सफलता, आंतरिक मतभेदों को दूर करना, वैश्विक स्थिरता के लिए अपनी शक्ति का उपयोग। तो ये सारी चीजें आपकी IR की हो गई। एक बार फिर बता देती हूँ, ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिसमें मॉर्निंग में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, इवनिंग में हम यूट्यूब पे इसका डिस्कशन देते हैं। PW ओनली आईज प्रैक्टिस ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपको लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है, आपको लगता है कि नहीं, आप ये वाला टॉपिक ठीक से बता दीजिए, या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं, आपके जो भी सजेशंस, जो भी फीडबैक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं। तो अपने इंपॉर्टेंट सजेशंस हमें कॉमेंट्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच।